सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटी के तहत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का आज हम लोग विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यानी भारत के संविधान की आधारभूत ढांचा क्या है, भारत के संविधान की मूल संरचना क्या है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्या भारत के संविधान में यह एक नई व्यवस्था है? क्या भारत के संविधान में यह एक नई खोज है? क्या भारत के संविधान में कुछ ऐसे तत्व ये हैं जो संविधान निर्माताओं से अलग थे? आज इन्हीं बातों को हम देखेंगे और यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि संविधान के आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है क्या आकस्मिक रूप से पैदा हुआ। हम इसमें यह भी देखेंगे कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किन परिस्थितियों में पैदा हुआ। क्या इसकी कोई आलोचना भी है? क्या इसका ऐतिहासिक विकास का कोई क्रम भी है क्या? और अंत में हम यह भी देखेंगे कि क्या आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की कोई वर्तमान प्रासंगिकता भी है? क्या इसका कोई वर्तमान निहितार्थ भी है? क्या इसकी वर्तमान में कोई आवश्यकता भी है? इन समग्र अध्ययन को आज हम लोग अपने इस लेक्चर में करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस लेक्चर में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के तहत यूपीएससी में, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आज मैं उसको इसमें समेटने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। इस लेक्चर को देने का मेरा मूलभूत उद्देश्य यही है। अगर मैं मूलभूत संरचना या मूलभूत ढांचा पढ़ाने जा रहा हूं तो मेरा मूलभूत उद्देश्य भी यही है कि चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से, संविधान के मूल संरचना से, बेसिक स्ट्रक्चर से, चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप जरूर कर लें। संविधान की मूलभूत ढांचा का मतलब यह है कि संविधान में कुछ ऐसा तत्व है, कुछ ऐसी विशेषता है जो संविधान निर्माताओं के भावनाओं से जुड़ता है, जो संविधान निर्माताओं के आदर्शों से जुड़ता है, जो संविधान निर्माताओं के लक्ष्यों से जुड़ता है। यानी आधारभूत ढांचा वे तत्व हैं जो भारत के संविधान की मूलभूत अवधारणा से, भारत के संविधान के आत्मा से संबंधित, भारत के संविधान के उद्देशिका में वर्णित मौलिक मूल उद्देश्य के आदर्शों से संबंधित है, मौलिक उद्देश्य के आदर्शों से संबंधित है। ये आधारभूत ढांचा वे तत्व हैं जो संविधान निर्माता भारत के संविधान में चाहते थे कि ये हो ही। इसका मतलब यह हुआ कि आधारभूत ढांचों में परिवर्तन का मतलब हो गया भारत के संविधान का संशोधन बिल्कुल नहीं, बल्कि आधारभूत ढांचों में परिवर्तन का मतलब हो गया भारत के संविधान का नया निर्माण, यानी भारत के संविधान का नया विधान। सरल शब्दों में कह सकते हैं भारत के संविधान का नया निर्माण या नए भारत के संविधान का निर्माण, यानी एक नए संविधान का निर्माण। आधारभूत ढांचा का तात्पर्य है वे मूलभूत तत्व जो भारत के संविधान के आदर्श हैं, आत्मा हैं। ये वे तत्व हैं जो संविधान निर्माता चाहते थे
कि हर हाल में भारत के संविधान में हो। इनमें परिवर्तन करना, इनमें संशोधन करना का मतलब हुआ नए संविधान का निर्माण करना। अब प्रश्न यह उठता है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या पहले से भारत के संविधान में था या अचानक से पैदा हो गया, या इसके विकास का कोई ऐतिहासिक प्रक्रम भी है? तो इसका वास्तविक उत्तर यह है कि भारत के संविधान में आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में पहली बार नव आविष्कृत हुआ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यानी आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पहली बार खोज किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद। अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। अब दूसरा प्रश्न यह भी उठ जाता है कि क्या पहली बार आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का संकेत केवल केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में ही मिलता है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत के विकास का एक ऐतिहासिक प्रक्रम है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद वाद में यह पहली बार आकस्मिक ढंग से आविष्कृत नहीं हुआ, आकस्मिक ढंग से अवतरित नहीं हुआ, बल्कि न्यायिक निर्णयों के इतिहास का एक प्रक्रम है। पता चला आप आधारभूत ढांचे का सिद्धांत एग्जाम में तैयार करके जा रहे हैं कि कौन कौन तत्व हैं जो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत है, और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया मेंस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केवल केशवानंद भारती के वाद का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह विभिन्न न्यायिक निर्णयों के ऐतिहासिक विकास का एक प्रक्रम है। अब आप तैयार करके कहते आधारभूत ढांचा और एग्जाम में ऐतिहासिक विकास का प्रक्रम पूछ दिया पूरा, आपको हर निर्णय 1951 से बताना पड़ेगा। पता चला आप आधारभूत ढांचा का विशेषता तैयार करके जा रहे हैं, एग्जाम में पूछ लिया आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करिए। अब तो आलोचना करना पड़ेगा, उसके सीमाओं का वर्णन करिए। क्या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारत में न्यायिक सर्वोच्चता का विधान करता है? क्या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारत में न्यायिक डिक्टेटरशिप का निर्माण करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के तानाशाही का निर्माण करता है? पता चला आप साधारण प्रश्न पढ़ के जा रहे हैं और एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ गए। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मूलभूत इसी रूप से संबंधित है। यूपीएससी के जटिल, कठिन और मूलभूत गूढ़ प्रश्नों को आज हम यहां अपने इस लेक्चर में टच करेंगे। ऐतिहासिक विकास का एक पूरा प्रक्रम बताएंगे, आप आलोचना भी बताएंगे, विशेषता भी बताएंगे और मूल्यांकन भी करेंगे, प्रासंगिकता भी बताएंगे। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत वास्तव में भारत के सिद्धांत के ऐसे तत्वों से संबंधित है जो संविधान की आत्मा से संबंधित है, जो संविधान के मूलभूत तत्वों से संबंधित है। पहली बार यह अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। 13 जजों का जो संवैधानिक पीठ बैठा था, 7 संबंधी 6 के बहुमत से यह निर्णय दिया गया था। उसी में पहली बार आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 7-6 के निर्णय से यह बताया कि संसद मौलिक अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती है, या संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। यानी मूल संरचना या मूलभूत ढांचा पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में आया।
लेकिन सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या यह पहले से भी संकेत मिल रहा था कि संविधान का कुछ आधारभूत ढांचा है जिसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकता है? क्या कुछ ऐसी विशेषता है जिसमें संशोधन करने का मतलब नए संविधान का निर्माण करना है? यह बिल्कुल सही बात है और वास्तव में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का पहली बार संकेत भारत के संविधान के प्रथम संशोधन से ही मिलने लगा। अब यह शुरू कहां से हुआ, इसका संकेत कहां से मिलना शुरू होता है? देखिए 1950 में बिहार लैंड, अब इसका ऐतिहासिक विकास प्रक्रम मैं आपको बता रहा हूं। 1950 में बिहार लैंड्स रिफॉर्म एक्ट को सर्वोच्च पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। बिहार लैंड्स रिफॉर्म्स एक्ट 1950 को पटना हाईकोर्ट ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह मूल अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार का एक उल्लंघन है। अब यह उस समय एक बड़ी बात हो गई क्योंकि सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और विकास कार्यों के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता है क्योंकि तमाम विकास कार्यों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जमीन चाहिए। बिहार लैंड्स रिफॉर्म्स एक्ट ने निश्चित ही भारत के नीति नियंताओं के समक्ष एक प्रश्न पैदा कर दिया कि अगर वो कोई भी विकास कार्य करते हैं तो न्यायालय उसमें रोड़ा जरूर अटकाएगा। यही कारण है बिहार लैंड्स रिफॉर्म एक्ट के से जो स्थिति पैदा हुई उसको दूर करने के लिए 1951 में भारत के संविधान का प्रथम संशोधन किया गया। अनुच्छेद 31 का 31 ख जोड़ा गया, 31 खंड ख जोड़ा गया और 31 का 31 ख के माध्यम से 9वीं अनुसूची में संबंधित संविधान में पहली बार सम्मिलित किया गया क्योंकि 8वीं अनुसूची थी। इसी संशोधन से 9वीं अनुसूची भी जोड़ा गया और भूमि सुधार संबंधी प्रत्येक कानून को 9वीं अनुसूची में रखकर उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया और यह तय किया गया कि इसमें जो भी कानून हो, 9वीं अनुसूची में जो भी तत्व रखे जाएं, अगर वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध भी हैं तो उसका कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। अगर वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध भी हैं, 31 का 31 ख भी यही बता रहा था कि अगर भूमि सुधार या कृषि कानून से संबंधित, कृषि सुधार से संबंधित 31 का यही कह रहा था कि कृषि सुधार से संबंधित कोई कानून आएगा तो 14 और 19 के आधार पर उसको रद्द नहीं कर सकते। 31 ख के तहत अनुसूची 9 जोड़कर यही बताया गया कि भूमि सुधार संबंधी कोई भी विषय जो अनुसूची 9 में शामिल है, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो भी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, उसको इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि वो मौलिक अधिकारों का विरोध कर रहा है। ये तो एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई। अनुसूची 9 और 31 का 31 ख के माध्यम से संसद को एक प्रकार से मौलिक अधिकारों पर वरीयता मिल गई। इस प्रथम संशोधन के विरुद्ध 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद लाया गया और इस वाद में यह कहा गया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद आया। इस वाद में यह कहा गया कि जो भारत के संविधान का खंड अनुच्छेद 13 खंड 2 है, प्रथम संशोधन उसका उल्लंघन कर रहा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद जो वो अनुच्छेद 13 खंड 2 का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि अनुच्छेद 13 खंड 2 में यह वर्णित है कि अगर कोई भी कानून भारत के संविधान का अगर मौलिक अधिकारों के विरोध में है तो वो रद्द माना जाएगा या वह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। इस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि संविधान का जो संशोधन है वो अनुच्छेद 13 खंड 2 में वर्णित विधि शब्द से अलग है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों में संशोधन का भी अधिकार है। यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में यह मान लिया गया
कि वो संशोधन सही है 1951 का जो प्रथम संशोधन था। इसके बाद दूसरा वाद आया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का वाद आया। इस सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के बाद में फिर एक बार प्रश्न उठा कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। इस वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। लेकिन सज्जन सिंह के वाद में एक नई घटना पैदा हुई। इसी में सज्जन सिंह के वाद में न्यायमूर्ति मधोलकर का यह कहना था, उसी वाद में न्यायमूर्ति मधोलकर का यह कहना था कि संविधान में कुछ ऐसी आधारभूत विशेषताएं हैं जिनका संशोधन संसद नहीं कर सकती है। यानी कि भले ही सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान लिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, इसके पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में भी न्यायालय ने यह मान लिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। लेकिन सज्जन सिंह के वाद में जो 1964 में आया, न्यायमूर्ति मधोलकर ने यह माना कि संविधान में कुछ ऐसा है, चाहे वो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था हो या जनतंत्रीय शासन व्यवस्था, जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है। यह वही बिंदु है जहां पहली बार आधारभूत ढांचे का संकेत मिल रहा है। कैसे? न्यायमूर्ति मधोलकर ये कह रहे हैं कि कुछ है ऐसा, ठीक है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है संसद, लेकिन संविधान में कुछ तो ऐसा है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है। और यह वही बिंदु है जहां पहली बार आधारभूत ढांचे का सिद्धांत हमारे प्रकाश में आया, पहली बार इसका संकेत मिलता है न्यायमूर्ति मधोलकर के शब्दों में। लेकिन फिलहाल चूंकि उनका निर्णय बहुमत में नहीं था, इसलिए वो पारित मान लिया गया और इन दोनों ही निर्णयों में वरीयता संसद को मिल गई मौलिक अधिकारों के संशोधन में। लेकिन उसी समय एक और निर्णय घटना घट गई 1967 में। गोलकनाथ वाद में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को बदल दिया और यह माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो उद्देशिका में वर्णित आदर्शों के अनुरूप हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। अब तो यह बड़ी घटना घट गई क्योंकि मौलिक अधिकारों में वरीयता संसद को नहीं मिल पाया। गोलकनाथ का जो वाद था उसने तो पूरा बदल कर ही रख दिया इतिहास, क्योंकि गोलकनाथ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने मौलिक अधिकारों में संशोधन के अधिकार के संसद के अधिकार को छीन लिया। अब तो यह बड़ी घटना घट गई। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद जो 1973 में आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पुनः बदला और यह 13 जजों का संवैधानिक पीठ था और 13 जजों के इस संवैधानिक पीठ ने 7 संबंधित 6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। न्यायालय ने यह माना कि आधारभूत ढांचे में संशोधन जो है एक प्रकार से नए संविधान का निर्माण है, संशोधन नहीं है। यानी
पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत संरचना या मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे शब्द का प्रयोग किया और माना कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। और वो क्या है? मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। वह क्या है? आधारभूत ढांचा। और इस आधारभूत ढांचे में अगर संशोधन संसद करती है तो उसको संशोधन नहीं माना जाएगा, उसको नए संविधान का निर्माण माना जाएगा। और इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि क्या क्या आधारभूत ढांचा है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, जैसे संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, जैसे गणतंत्रीय प्रणाली इत्यादि को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा या मूल संरचना बताया, बेसिक स्ट्रक्चर बताया। यानी केशवानंद भारती के वाद में पहली बार मूलभूत संरचना शब्द का प्रयोग किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि इसके संकेत पहले भी मिल रहे थे, सज्जन सिंह के वाद में स्पष्ट रूप से मिला। ठीक है ना? केशवानंद भारती का जो वाद है वो भारत के संवैधानिक इतिहास का, भारत के न्यायिक इतिहास का एक माइलस्टोन है। वास्तव में भारत में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केशवानंद भारती के पहले, केशवानंद भारती के वाद के बाद में बीचों बीच एक वो जुड़ता है। पहले की स्थिति अलग थी, बाद की स्थिति अलग है। यानी भारत के संविधान के इतिहास में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद है वो एक ऐतिहासिक निर्णय था और उसने मौलिक अधिकारों में संशोधन का संसद की शक्ति को मान्यता भी दिया, लेकिन पहली बार मूलभूत ढांचे का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। उस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। हालांकि ऐतिहासिक विकास पहले से मिल रहा था, ऐतिहासिक संकेत पहले से मिल रहा था। एक और निर्णय केशवानंद भारती के बाद आया जिसने और इस सिद्धांत को पुष्ट किया। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण वाद। अब यह क्या था? इसमें इस इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण वाद था, यह 1975 में आया था। अब इस वाद में 39वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। अब इसमें था क्या? देखिए, 39वां संविधान संशोधन के तहत संसद ने भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव में पैदा होने वाले विवाद का न्यायिक निर्णय न्यायालय की सीमा से बाहर कर दिया था। यानी अगर भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव में कोई विवाद पैदा होता है तो न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद पैदा होता है तो उसमें निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। इस प्रकार 39वां संविधान संशोधन एक प्रकार से अनुच्छेद 71 का उल्लंघन था, क्योंकि वो तो न्यायिक निर्णय से बाहर कर रहा था चुनाव को। भाई आप तो जान ही रहे, वो इंदिरा गांधी का समय था। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का चुनाव में विवाद पैदा हो ही रहा था, उन्होंने उसको 39वें संविधान से बाहर कर दिया। और इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा नेहरू गांधी वाद के 39वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। यानी इस वाद में
39वें संविधान संशोधन का जो विशेषता था या जो प्रावधान था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ नए आधारभूत ढांचे के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जैसे न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है ना। यह आधारभूत ढांचा घोषित किया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत धीरे धीरे विकसित हो रहा। न्यायालय ने यह भी माना कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को एक बार नहीं दिया जा सकता कि हम बता दें ये है। ये विभिन्न न्यायिक निर्णयों के तहत इसका विकास होगा, नए नए ढांचों का निर्माण होगा। यानी आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, आधारभूत ढांचे के जो तत्व हैं, किसी एक न्यायिक निर्णय में नहीं मिलेंगे। ये विभिन्न न्यायिक निर्णयों में इनको देते जाया जाएगा और इसको कलेक्ट करते जाएगा। यानी जब जब जो प्रश्न पैदा होगा वहीं तय कर लिया जाएगा कि कौन कौन आधारभूत ढांचा है और इन्हीं निर्णयों के माध्यम से एक आधारभूत ढांचों का विभिन्न एक कलेक्शन हमारे समक्ष आ जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि ये आधारभूत ढांचा है। एक और निर्णय इसके बाद आया 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो वाद लाया गया वो एक महत्वपूर्ण विशेषता रखता था। अब वो क्या था, जरा इसको समझिए। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी भारत के संविधान में कैसे कैसे संशोधन हो सकता है, इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 368 में 368 में। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसी अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ दिया गया। अब इसके तहत क्या व्यवस्था की गई? खंड 4 और खंड 5 में यह व्यवस्था किया गया कि संसद का जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो अनिर्बंधित है, वो निर्बाध है, वो असीमित है और उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। संसद चाहे तो वो संविधान के किसी भी भाग में असीमित संशोधन कर सकती है। संशोधन की यह शक्ति अनिर्बाधित है, माने उसको कोई बाधा नहीं। अब ये तो बहुत बड़ी बात पैदा हो गई, क्योंकि संसद और न्यायालय में तो यही निर्णय चल रहा था, यही लड़ाई चल रहा था। क्योंकि न्यायालय तो कह रहा था कि संविधान संशोधन की शक्ति असीमित तो है नहीं, संसद चाह रहा था कि नहीं हमारी शक्ति असीमित। न्यायालय अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर रहा है, संसद अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर रहा था और 42वें संविधान संशोधन का खंड 3 और खंड 4 तो संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर ही दिया। लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने खंड 3 और खंड 4 के तहत पैदा हुए संशोधनों को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है वो असीमित नहीं है, वो सीमित है और संविधान का कोई भी संशोधन, कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है। यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन की संसद की जो सीमित शक्ति है इसको आधारभूत ढांचा माना, सीमित शक्ति को आधारभूत ढांचा माना और न्यायिक समीक्षा को भी आधारभूत ढांचा माना। यह तो बहुत बड़ी बात हुई और मिनर्वा मिल्स के वाद में न्यायालय ने अपनी सर्वोच्चता भी स्थापित कर दी, संसद को उसकी सीमा बता दिया, लिमिट बता दिया। यह कोई साधारण संशोधन नहीं था, यह कोई साधारण, मिनर्वा मिल्स का जो निर्णय था वह ऐतिहासिक निर्णय है।
जो कमी केशवानंद भारती में रह गई होगी वो पूरी हो गई कि भैया संसद को यह पता चल गया कि आप सर्वोच्च नहीं हैं। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। संविधान संशोधन का एक सीमित दायरा है, लिमिटेशन है। और उसका बाद किसमें आया, किसका निर्णय आया, सर्वोच्च न्यायालय किसमें आया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी का वाद आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। इसके बाद एसआर बोम्मई का वाद आया 1994 में, जिसमें संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को, एकता और अखंडता को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा माना। इस प्रकार विभिन्न न्यायिक निर्णयों में जो प्रारंभ शंकरी प्रसाद से हुआ था, जिसकी अंतिम परिणति, अंतिम नॉमिनेशन केशवानंद भारती में मिला, वह बाद में विभिन्न न्यायिक निर्णयों में विकसित होता चला गया और विभिन्न न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष आधारभूत ढांचे के विभिन्न तत्व दिखाई देते हैं। यानी विभिन्न न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के विभिन्न तत्व क्रम से मौजूद हैं और एक एक करके हम लोग एक एक को देखते चले जाएंगे और एक एक के बारे में विकास भी करेंगे, मतलब डिस्कशन भी करेंगे कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के तहत कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है ना। और क्योंकि वहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि यह प्रश्न आ भी चुका है यूपीएससी में, बीपीएससी में, कि आधारभूत ढांचे के तहत कौन कौन से तत्व जो है वो शामिल किया सर्वोच्च न्यायालय ने। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताया कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के केवल सामान्य प्रश्नों को तैयार मत करिए। तो आज मैंने ऐतिहासिक विकास क्रम जो बनाया, आपको वो भी तैयार करना है और फिर आगे मैं अभी आपको आलोचना भी बताऊंगा और उसकी प्रासंगिकता भी बताऊंगा। पहले आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के विभिन्न तत्वों को देख लिया जाए। तो आधारभूत ढांचे के जो तत्व हैं उसमें सबसे पहला जो है वो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत का संविधान न ही संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करता है जैसा ब्रिटेन में है, भारत का संविधान न ही न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित करता है जैसा अमेरिका में है, बल्कि भारत का सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है। ठीक है ना। यानी न्यायिक सर्वोच्चता संसदीय सर्वोच्चता से इतर भारत में संविधान सबके ऊपर बैठता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबके ऊपर कौन बैठता है, संविधान। इसलिए भारत में संविधान की सर्वोच्चता को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा घोषित किया है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, यानी भारतीय शासन का जो गणतंत्रात्मक स्वरूप है, जो लोकतंत्रात्मक यानी संसदीय लोकतंत्र का जो स्वरूप है, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या घोषित किया है, आधारभूत ढांचा। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का मतलब कि विधायिक कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय लोकतंत्र का आप बहुत सारा विशेषता पढ़ते होंगे, आपके बहुत सारे, चाहे वो बहुत सारे लेक्चर हो, चाहे बहुत सारे किताब हो, वो अलग अलग तथ्यों को बताते हैं, लेकिन वो सारी विशेषताएं हैं। लेकिन वास्तव में संसदीय लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जो तात्पर्य है, उसका मतलब यह होता है
कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो तथा कार्यपालिका का चुनाव भी विधायिका से ही हो। यह संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है। तो संविधान की सर्वोच्चता, फिर इसके बाद गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शासन तथा गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, इसको न्यायालय ने आधारभूत ढांचा घोषित किया है। तीसरा जो तत्व है वह है शक्तियों का पृथक्करण। आधारभूत ढांचा के तहत जो तीसरा तत्व शामिल है वह है शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, भारत में कोई राजतंत्र नहीं है कि कानून भी एक व्यक्ति बनाए वही उसको लागू करे और न्याय भी वही करे। नहीं, भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का विधान किया गया संविधान के तहत, और तीनों को शक्तियां अलग अलग प्रदान की गई हैं और तीनों का दायरा निर्धारित किया गया है और तीनों के शक्तियों को पृथक्कृत किया गया है, यानी उनका पृथक्करण किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो सीमित जो दायरा है, जो सीमा है, यानी जो शक्तियों का पृथक्करण है, वो भी एक आधारभूत ढांचा है। कोई अपने शक्तियों का अतिक्रमण करके दूसरे की शक्तियों में प्रवेश नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान का, भारत के शासन का जो ढांचा है, जो नींव है, वो हिले ना, डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए शक्तियों का जो पृथक्करण है उसको आधारभूत ढांचा घोषित किया है कि कोई अपने सीमा का अतिक्रमण न करे, ताकि भारत का शासन जो है, गवर्नेंस है, वो निर्बाध चलता रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट है संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप। संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, पंथ निरपेक्ष स्वरूप, यानी भारत के संविधान का जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, सर्वधर्म समभाव का जो स्वरूप है, राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना रखता है, किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करता है, यही संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप है। ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष स्वरूप का मतलब क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समानता की भावना से देखेगा, राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम, तो ऐसे राज्य को पंथ निरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि भारत में धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन, तो धर्म निरपेक्ष तो हम कह नहीं सकते थे। अगर हम धर्म निरपेक्ष कर देते तो हम कर्तव्य से निरपेक्ष हो जाते, कर्तव्य विहीन हो जाते। दुनिया में धर्म का मतलब हो गया किसी अलौकिक शक्ति का इबादत, किसी अलौकिक शक्ति की पूजा प्रार्थना। दुनिया में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन, जहां धर्म का मतलब होता है मानव सेवा। इसीलिए हमारे नीति नियंताओं ने जब उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन किया तो धर्म निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं किया, बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल किया। पंथ का मतलब किसी विशेष ईश्वर गाड को मानने वाला समूह, चाहे वो ईश्वर को मानता हो, चाहे अल्लाह को मानता हो, चाहे गाड को मानता हो। अगर हमने धर्म निरपेक्ष कर दिया होता तो भारतीय संस्कृति का जो सनातनी स्वरूप था, भारतीय संस्कृति का जो सनातन स्वरूप था, जो सनातन धर्म था, जिसमें कर्तव्य पालन और मानव सेवा को धर्म कहा गया था, वो बदल जाता।
ढांचा ही बदल जाता जो हजारों लाखों वर्षों से भारत के संविधान, भारत के संस्कृति की जन्म घुट्टी है। तो जाहिर सी बात है उसको बदलना नहीं था। हमारे नीति नियंता इतना ज्ञान रखते थे, आप इसको कोई साधारण बात नहीं कर सकते हैं, नहीं तो अनजाने में धर्मनिरपेक्ष सब शामिल कर देते। इसीलिए न्यायालय ने माना है कि संविधान का जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है वो आधारभूत ढांचा है। संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली भारत के संविधान का जो फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम यानी संघीय ढांचा। संघीय ढांचा का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र के पास हो और स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे राज्यों के पास हो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो, सामान्य काल में सब स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इसको संघीय ढांचा बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय शासन का संघीय जो प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली, उसको भी आधारभूत ढांचा माना है। मैं हर मूल ढांचे का यहां विश्लेषण भी कर रहा हूं, उसका अर्थ भी बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं ताकि अगर व्याख्या सहित लिखने को एग्जाम में आ जाए तो आप एक एक लाइन जरूर लिखिए। ठीक है, इतने का आप विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक एक लाइन जो लिखिए बहुत प्रभाव पड़ेगा, नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसलिए विस्तार से मैं आपको बता भी रहा हूं। मैंने बताया है कि चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा पूरा प्रयास है, इसलिए मैं इसको विस्तार से बता रहा हूं। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? आधारभूत ढांचा माना है। वास्तव में अगर राष्ट्र की एकता अखंडता ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र कहां रहेगा, देश कहां रहेगा? ये रहेगा नहीं तो संविधान कहां रहेगा? तो आधारभूत ढांचे का तो मतलब ही नहीं कोई। इसीलिए हमारे संविधान, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो आधारभूत ढांचा है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जो कल्याणकारी राज्य है की संकल्पना है भारत के संविधान में, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय, और भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, वास्तव में भारत में वही सामाजिक आर्थिक न्याय या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हीं को भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि भारत कोई पुलिस राज्य नहीं है जहां केवल कानून और व्यवस्था की स्थापना करना ही राज्य का उद्देश्य है, बल्कि राज्य का तो अंतिम उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अपंग, अनाथ, बुजुर्ग, महिला, विधवा, इनके कल्याण की भावना प्रमुख है राज्य का उत्तरदायित्व। यही है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और यही सामाजिक आर्थिक न्याय किसमें वर्णित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसी को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या घोषित कर दिया है? आधारभूत ढांचा। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा वास्तव में स्वतंत्रता एक आधुनिक राष्ट्र का प्राणवायु है। भले ही कितनी समानता दे दी जाए, लेकिन स्वतंत्रता के अभाव में वह समानता एक मानसिक बोझ बन जाता है।
स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता काम की, स्वतंत्रता आने जाने की, घूमने की, बस जाने की, निवास करने की, अभिव्यक्ति की, चुनाव में उठने की, वोट डालने की, किसी पद में उच्चता तक पहुंचने की, किसी कार्य को करने की मर्यादित स्वतंत्रता। लोकतंत्र में स्वतंत्रता अत्यांतिक नहीं होता है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता मर्यादित होता है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता का पर्याय नहीं है, स्वतंत्रता मर्यादित स्वतंत्रता का पर्याय है। व्यक्ति की गरिमा, चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, सबके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाएगा, गरिमा में व्यवहार किया जाएगा। स्वतंत्रता और गरिमा को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, तत्व माना है। विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 के तहत ही रूल ऑफ लॉ स्थापित किया गया है। विधि का शासन, विधियों का शासन माने एक कानून का शासन होगा। जो कानून विधायिका बनाएगी या जो कानून तार्किक रूप से बनेगा, किसी राजा या बादशाह या सुल्तान के मुख से निकले वचन कानून नहीं होंगे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा बनाए गए, बहुमत के सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम होंगे वही कानून और विधि होंगे, और उसी का शासन माना जाएगा। सबके साथ समान व्यवहार होगा, सबके साथ तार्किक व्यवहार होगा। जो राजा और बादशाह के मुंह से जो कानून निकलता था ना, मुख से वचन, वो तार्किक नहीं होता था, ना ही उसके पीछे कोई निश्चित विधायी प्रक्रिया होती थी। बस इनको लटका दो तो मतलब लटका दो। लेकिन ये कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इसको इसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक पद जो है वो चुनाव के माध्यम से ही पाया जाता है। तो यदि लोकतंत्र में चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, तो किसी भी राजनीतिक पद का मायने क्या रहा? यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निश्चित ही है। जितना भी दिख रहा आधारभूत ढांचा वगैरह, ये एक प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, ये उसी का ही तो परिणाम है। अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, संविधान के अनुरूप है कि नहीं यह देख सकती है, और यदि वह संविधान के अनुरूप है तो लागू होने देगी, नहीं तो रद्द कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी आधारभूत ढांचा है। संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान सर्वोच्च हो और उस सर्वोच्चता की रक्षा की जो शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को, वह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के पास रही। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्या घोषित कर दिया है? संविधान का आधारभूत ढांचा।
12वां है संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। संसद की सीमित शक्ति, यही तो मिनर्वा बिल वाले बात में आया था कि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो सीमित है, असीमित नहीं है, वो निर्बाध नहीं है, वो मर्यादित है, वो सीमित है, उसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है ना, वो असीमित नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। तो इसको भी आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। इसी तरह समानता का अधिकार भी है। समानता का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक भारत के मौलिक अधिकार में संबंधित है, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? आधारभूत ढांचा माना है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा ही माना है। और यह तो आश्चर्यजनक बात होगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो और हम लोकतंत्र की बात करें, निष्पक्ष लोकतंत्र की बात करें, एक कल्याणकारी लोकतंत्र की बात करें। क्योंकि बिना निष्पक्ष, बिना स्वतंत्र न्यायपालिका के समुचित निर्णय तो लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता, पक्षपाती निर्णय हो जाएगा। और वो आप जान ही रहे, जिसके पास ताकत उसी के पक्ष में निर्णय, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्या घोषित कर दिया है? संविधान का आधारभूत ढांचा। इसके अलावा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास जो शक्तियां हैं उनको भी आधारभूत ढांचा माना है सर्वोच्च न्यायालय ने। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें वो 5 रिटें जारी करता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 136 क्या है? विशेष इजाजत से अपील, यानी सीधे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अगर इजाजत दे दे तो सीधे वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। विशेष इजाजत से अपील दे सकता है सुप्रीम कोर्ट किसी न्यायालय के विरुद्ध। फिर अनुच्छेद 141, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो वो भारत के सभी न्यायालयों के लिए मान्य होगा, बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 142 क्या कहता है कि जिस वाद में या जिस केस में कानून के द्वारा, विधि के द्वारा न्याय नहीं मिल सकता है, ऐसे वादों में सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय देने का अधिकार है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति हो गई। यानी संविधान निर्माता यह चाहते थे कि अगर कानून से न्याय नहीं मिल रहा है तो पूरा न्याय देने का शक्ति किसके पास आ जाए? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि चाहे अनुच्छेद 32 हो, चाहे अनुच्छेद 136 हो, चाहे अनुच्छेद 141 हो, चाहे अनुच्छेद 142 हो, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को जो भी शक्तियां प्राप्त हैं असल में वो आधारभूत ढांचा के तहत सम्मिलित। इस प्रकार भारत के संविधान के आधारभूत ढांचा के तहत बहुत सारे तत्वों को सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में यह नव आविष्कृत जो शब्द है आधारभूत ढांचा या मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर, निश्चित ही न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इसमें बहुत सारे तत्व सम्मिलित किए। ये वे भावनाएं हैं जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि यह भारत के संविधान में हमेशा रहे। ये वे तत्व हैं जो भारत के संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध उद्देशिका में वर्णित आदर्शों से।
लेकिन क्या संविधान का आधारभूत ढांचा का जो यह सिद्धांत है वो आलोचना रहित है, वो खंडन रहित है, वो मूल्यांकन रहित है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का मूल्यांकन सहित व्याख्या करिए, आलोचनात्मक व्याख्या करिए, समीक्षा कीजिए, कहां तक सफल है यह भी बताइए। क्या यह संसद के कार्यों में हस्तक्षेप है? क्या यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव है? सिद्ध कीजिए कहां तक सहमत है। ऐसे प्रश्नों का जवाब अगर एग्जामिनेशन हॉल में देना है मेंस में, तो हमें आलोचना भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी वही प्रश्न उठाता है जहां तक आप सोचते नहीं है। एक पक्षीय तैयारी मत करिए, सर्वांगीण तैयारी करिए, सभी अंगों को टच करिए। और केशवानंद भारती और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का जो आलोचना है वो उसी में पैदा हो गया। केशवानंद भारती जहां यह सिद्धांत पहली बार शब्द दिया गया इस सिद्धांत को, वहीं इसकी आलोचना हो गई। क्योंकि आप जान रहे हैं कि यह निर्णय 7-6 के बहुमत से दिया गया था। अब तक का भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ था। 13 जजों की बेंच बैठी थी, निर्णय आया 7-6 से। तो इसी में जो विरोधी जो 6 वाले थे, उन्हीं में से कुछ न्यायाधीशों ने यह माना कि संविधान में कुछ भी ऐसा नहीं है, आलोचना कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे संकेत मिल रहा हो कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, कि यह सिद्धांत अनिवार्य और मौलिक है। यानी उन्होंने तो सीधे ही प्रश्न उठा दिया कि आधारभूत ढांचा का ही पता नहीं चलता है। ठीक है ना? जहां यह पैदा हुआ वहीं इसकी आलोचना हो गई। ठीक है ना? कि ऐसा संविधान में कुछ भी नहीं है, ऐसा संविधान में कुछ भी नहीं है जहां यह संकेत मिले कि संविधान का कोई ऐसा भाग है जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में ही प्रश्न इसके ऊपर पहले ही पैदा हो गया, वहीं पैदा हो गया। बहुत लोग यह भी कह सकते हैं कि यह संसद के कार्यों में हस्तक्षेप है, यह न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित करता है, यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच उत्पन्न संतुलन को समाप्त करता है। बहुत लोग यह भी कह सकते हैं कि यह वर्तमान में उत्पन्न न्यायिक सक्रियता को और बढ़ावा देता है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, जाहिर सी बात है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से ही न्यायालय को ज्यादा ताकत मिला, जुडिशियल एक्टिविटीज पैदा हो गया। और निश्चित ही आधारभूत ढांचे के सिद्धांत ने पहली बार न्यायपालिका को यह भी अधिकार दिया कि वह कार्यपालिकाओं के कार्यों को करना प्रारंभ कर दे, यानी न्यायिक सक्रियता प्रारंभ करे, जुडिशियल एक्टिविटीज। ये तो आलोचना हो गया, खंडन हो गया, आप और भी कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसकी कोई प्रासंगिकता है, क्या इसका कोई निहितार्थ है? तो वास्तव में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की प्रासंगिकता आज भी है, कल भी है, कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब तक भारत का संविधान है और संविधान निर्माताओं के आदर्श हैं, संविधान निर्माताओं के सपने हैं और उन सपनों को रक्षा करने की भावना सर्वोच्च न्यायालय में है, तब तक भारत के संविधान में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की प्रासंगिकता बनी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संभव है कि संसद में कोई ऐसे पार्टी की सरकार आ जाए या संसद में कोई बहुमत की ऐसी सरकार स्थापित हो जाए जो संविधान के मूलभूत संरचना को संशोधित करना चाहे, संविधान के मूल विशेषताओं को संशोधित करना चाहे और वह संशोधन संविधान के निर्माताओं के आकांक्षाओं
उद्देश्यों और आदर्शों के विरुद्ध हो तो इन आधारभूत ढांचों के आधार पर उस संशोधन को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। यानी आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वह संविधान निर्माताओं के आदर्शों को, उद्देश्यों की रक्षा करता है, उनकी आकांक्षाओं का संरक्षण करता है और इसी के आधार पर संसदीय मनमानीपन का, संसदीय डिक्टेटरशिप का हम इसी आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर निराकरण भी कर सकते हैं। उसके मनमाने इच्छा को हम क्या कर सकते हैं, अवैध घोषित करके रद्द भी कर सकते हैं। यही इसकी प्रासंगिकता है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत एक ओर संविधान को सर्वोच्च बनाता है, दूसरी ओर संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा का अधिक दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को देता है और तीसरी ओर संसद के संविधान संशोधन की सीमित शक्ति को इंगित करता है। यही इसकी प्रासंगिकता है और यही इसका निहितार्थ और यही इसका महत्व भी। तो आज अपने लेक्चर में मैंने विस्तार से बताया, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हो जिसमें आ जाए कि ये तत्व भारत के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत में सम्मिलित है या नहीं, या निम्न में से कौन आधारभूत ढांचा के तत्व हैं या निम्न में से कौन आधारभूत ढांचा के तत्व नहीं है, ये आप पूरा प्रश्न कर लेंगे। चाहे मेंस की परीक्षा में उसके ऐतिहासिक विकास का क्रम पूछे, चाहे उसकी आलोचना पूछे आधारभूत ढांचे का, चाहे न्यायिक संविधान की सर्वोच्चता आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से प्रतिपादित हो जाती है, ऐसा प्रश्न पूछ ले, चाहे कठिन से कठिन या सरल से सरल प्रश्न पूछे, प्री और मेंस में मेरा यह पूरा विश्वास है कि आप उसको आसानी से हल कर लेंगे और निश्चित ही यह लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाए, मेरा यही परम उद्देश्य है। अगर मेरे इस लेक्चर से आपको लाभ होता है तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।